तो देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे रसल सैंडर्स युग्मन या एलएस युग्मन। एलएस युग्मन हम कल पढ़ा था। उसके बाद हम इसके देखते हैं कितने प्रकार का होता है। किसी पदार्थ के लिए जो युग्मन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला है हमारा एल युग्मन, दूसरा है एसएस युग्मन और तीसरा है एलएस युग्मन। कितने प्रकार हो गए? 3, एल, एसएस और एलएस युग्मन। अब यहाँ पे बात करें जो ये युग्मन है वो किसके कारण दर्शाए जाते हैं, तो हम किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी पदार्थ के वे सभी इलेक्ट्रॉन के कारण जिनमें एक तो क्या हो चक्रण क्वांटम संख्या और एक क्या चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या आपस में क्या करेगी? युग्मन दर्शाती है। किसके कारण? उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करते हैं? युग्मन दर्शाता है। जिसके लिए जो प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो हमें प्राप्त होता है, जिसको हम काय से दर्शाते हैं? जे से दर्शाते हैं। जे जो होता है हमारा कुल कोणीय संवेग, क्वांटम संख्या का कुल कोणीय संवेग होता है। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी पदार्थ के लिए जे का मान है परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न प्रकार से देखो कुछ संबंधित कर सकते हैं। ये होता है हमारा म्यू प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण बराबर जो होता है हमारा जी रूट जे +1। ये होता है हमारा प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण किसी भी पदार्थ के लिए। प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर जी रूट जे +1। अब जो जे का मान है, जे का मान किस पर निर्भर करता है? जो हमारे पास जे का मान है ये एक तो निर्भर करता है जो कक्षीय कोणीय संवेग यानी कि एल तथा जो चक्रण कोणीय संवेग होता है एस, उन दोनों पर यह निर्भर करता है। कौन? जे का मान निर्भर करता है। एक तो करता है, अगर साइड में देख लेना यहाँ पे लिखना चाहो तो जे का मान जो है एल कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग दोनों पर निर्भर करता है, अगर यहाँ पे हम जी का मान निकाले तो जी बराबर जी क्या है? लेंडे का जो विपाटन गुणांक होता है। जी बराबर क्या है? विपाटन गुणांक किसने दिया? लेंडे ने। यहाँ पे हो जाएगा 1 + जे +1 + एस कोष्टक एस +1 एल +1 बटे 2जे +1। ये हो जाएगा हमारा जी का मान 2जे +1। ये क्या हो गया हमारे पास? जो विपाटन गुणांक है जी उसका मान हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें जहाँ जी क्या है? विपाटन गुणांक। यहाँ आगे देखते हैं इसको। किसी केंद्रीय धातु परमाणु में परमाणु हमने पढ़ा था जो कक्षीय कोणीय संवेग कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या हो जाता है? धातु के जो डी कक्षक है उसके द्वारा उनको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। किसको? कक्षीय कोणीय संवेग कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको क्या कर दिया जाता है? लिगेंड जो होते हैं वहां पे उसको क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। लिगेंड जुड़े संयोजित रहते हैं जिसके कारण वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो किसी परमाणु में आक्रमणकारी लिगेंड जो आयन होते हैं धातु होते हैं उनसे क्या जुड़े रहते हैं? धातु के डी कक्षक से आक्रमणकारी लिगेंड। तो लिगेंड द्वारा डी कक्षकों में जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान है, डी कक्षकों में कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? 0।
शून्य हो जाता है। अब शून्य हो जाएगा तो यहाँ पे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? ओनली चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बचेगा, हो जाता है। अर्थात जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो चक्रण क्वांटम संख्या के बराबर हो जाएगा। अर्थात परिणामी चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर हो जाएगा? चक्रण क्वांटम संख्या के बराबर। चक्रण क्वांटम संख्या के बराबर, क्या के बराबर हो जाता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? अगर इसके बराबर हो जाएगा तो G बराबर क्या हो जाएगा? G बराबर 1 प्लस देखो यहाँ से क्या हट गया, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण था वो क्या हो गया? शून्य हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? ओनली यहाँ पे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बचा। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे S कोष्टक S+1 प्लस S कोष्टक S+1 बटे 2S S+1। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? G बराबर 1 प्लस 2S S+1 और नीचे भी क्या? 2S कोष्टक S+1। ये एक बार कट गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? एक, और ये एक बार कटा दिए, कितना आ गया? G बराबर हमारे पास विभाजन गुणांक कितना आ गया? 2 आ गया। अब जो फॉर्मूला है हमारा उसमें G की जगह कितना मान रख देंगे हम? 2 रख देंगे। तो देखो जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण μS बराबर क्या हो जाएगा? रोड अब इसकी जगह क्या रख देंगे? ओनली किस पे निर्भर कर रहा है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो यस पे चक्रण क्वांटम संख्या पे निर्भर कर रहा है, तो जे की जगह क्या लिख देंगे? एस प्लस कितना? 1। तो ये हो गया चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। लेकिन एस बराबर क्या होता है? एस बराबर क्या होता है? n/2। बट जो एस बराबर है वो कितना होता है? n/2। तो एस की जगह मान रख देंगे उसका, तो μS बराबर μS बराबर कितना हो जाएगा? 2 रूट n/2 कोष्टक n/2 प्लस 1। ये मान रख दिया हमने, मान रख के अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो μS बराबर 2 रूट n/2 करो, इसको सोल्व कितना आ जाएगा? प्लस कितना आ गया? 2। एक बार एक को n से गुणा करेंगे तो n, 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना? 2। ये हो गया n+2/2। तो देखो इसको सोल्व करो अब आगे। μS बराबर 2 रूट करो, इसको कितना आएगा? देखो इसको करेंगे तो n+2 और नीचे कितना हो गया? 2 2 4, 2 × 2 4। तो μS बराबर 2, 4 को बाहर लाएंगे कितना? वर्गमूल 2 2, और ये हो गया n कोष्टक n+2। तो अंडर रूट में बचा है। दो से 2 कितनी बार कट गया? एक बार। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा? रूट n+2। यही था हमारा चुंबकीय आघूर्ण। ये आ गया हमारा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान।
एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एल एस युग्मन है, एल एल एस एस वन, एल एस युग्मन, एल एस युग्मन जो है वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एल एस युग्मन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखो कौन कौन सा होता है। अगर किसी भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या तथा जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान हम क्या करें? अलग अलग योग करके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। जो चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या दोनों का जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का क्या करें? हम अलग अलग मान ज्ञात करें। तो वो तो हो गया हमारा पहला। और अगर हम किसी परमाणु प्रति जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के जो कक्षीय कोणीय चुंबकीय आघूर्ण तथा जो चक्रण कोणीय चुंबकीय आघूर्ण का मान है के परिणामी को जे के रूप में ले ले, यानी परिणामी के रूप में ले ले, अतः प्रत्येक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का योग क्या हो जाएगा? एल एस युग्मन हो जाएगा। तो यहाँ पे एल एस कितने प्रकार का? दो। तो पहला कौन सा है? देखो पहला कौन सा हो गया? किसी परमाणु के अगर हम क्या करें? सभी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? एल। तथा चक्रण तथा चक्रण क्वांटम संख्या के अलग अलग मान का योग करके। तथा चक्रण क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? तथा एस के जो मान है उसको हम क्या करें? अलग अलग रूप से प्रदर्शित करें कि अलग अलग मान का योग करके, प्राप्त करें। अगर योग करके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त करें, चुंबकीय आघूर्ण परिणामी चुंबकीय युग्मन ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? अलग अलग करना है दोनों का। तो यहाँ पे देखो अलग अलग करेंगे तो L1 L2 L3, ये तो हो गया किसका? चुंबकीय क्वांटम संख्या का। और इसी पे वापिस किसका करेंगे? चक्रण का। दोनों का अलग अलग करना है। ये तो हो गया किसका? चुंबकीय क्वांटम संख्या का। और इसके बाद प्लस और S1 S2 S3 LS तक चलता रहेगा। बराबर क्या हो गया? ये LS युग्मन पहला प्रकार। दोनों को क्या कर रहे हैं? हम अलग अलग कर रहे हैं। अब दूसरा जो है दोनों को साथ में योग कर देंगे इसका, यानी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे। किसी परमाणु में उपस्थित जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय चुंबकीय आघूर्ण L, किसी भी परमाणु के जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम कहां से प्रदर्शित करते हैं? L से।
तथा चक्रण क्वांटम संख्या तथा क्या होगी एक हमारी चक्रण क्वांटम संख्या के परिणाम को चक्र एक तो हो गया कक्षीय चुंबकीय कोणीय चुंबकीय आघूर्ण और एक हो गया हमारी चक्रण क्वांटम संख्या के परिणाम को जैसे किससे किया था थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में हमने जैसे ही किया था, तो जैसे जे के रूप जैसे किया प्रदर्शित किया जाए, जे के रूप में इसको लिया जाए या जाए जे के रूप में इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का योग है वह ज्ञात कर लेंगे इसके द्वारा। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा, दूसरा L1 प्लस S1 प्लस L2 प्लस S2 प्लस L3 प्लस S3, ये LS युग्मन सेकंड हो गया हमारा LS। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, L1 S1 को J1, L2 S2 को क्या लिख सकते हैं J2 और L3 S3 को हम क्या लिख सकते हैं J3। ये हो गया हमारा LS युग्मन। तो ये दो प्रकार का युग्मन होता है। एक तो होता है अगर हम पहले में देखें तो क्या होगा कि किसी परमाणु के अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या L तथा चक्रण क्वांटम संख्या जो S है उसके अलग अलग मान का योग करके परिणामी चुंबकीय युग्मन ज्ञात करें, तो L1 L2 L3। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, किसी परमाणु पर से जो इलेक्ट्रॉन उसके कक्षीय चुंबकीय कोणीय संवेग तथा चक्रण क्वांटम संख्या के जो परिणाम को किसके के रूप में प्रदर्शित करें, जे के रूप में प्रदर्शित करें, यानी परिणाम के रूप में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण के रूप में इसको प्रदर्शित करें। तो दोनों का योग करके कर देंगे L1 S1 L2 S2 L3 S3 LS युग्मन। या इसको हम किसके द्वारा J1 J2 J3 के द्वारा, ये दो प्रकार का हमारा चुंबकीय जो युग्मन है वो हो जाएगा यहाँ पे LS युग्मन। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण तथा जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है उसमें संबंध। प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण में संबंध। तो देखो प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण में संबंध। क्या संबंध होता है इन दोनों में, तो देखो किसी परमाणु में अगर हम कक्षीय तथा अक्षीय गति, दो प्रकार की गति होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है कक्षीय और एक होती है उसकी अक्षीय। सबने हमने पूरा लेसन हो गया पढ़ते हुए यही चीज पढ़ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं, एक तो अक्षीय गति और एक कक्षीय गति प्रदर्शित करते हैं, के कारण जो प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो देखो चुंबकीय आघूर्ण को हम प्रदर्शित करेंगे कैसे, किसी परमाणु की कक्षीय तथा अक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, गति के कारण उत्पन्न प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण। प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, न्यू एक्टिव इक्वल टू, ये क्या हो गया प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था क्या होता है, जी रोड जे प्लस 1, ये पढ़ा था थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला। अब धातु आयन के डी कक्षा में अगर बंध निर्माण के कारण केवल चक्रण क्वांटम संख्या यहाँ पे जो कक्षीय होती है वो तो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। धातु से बंध बनाएगा कोई भी लिगेंड उससे जुड़ेगा, तो लिगेंड क्या करेगा,
जो लिगेंड होगा वो कक्षीय गति को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, यानी कक्षीय कोणीय चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या वहां पे, ओनली चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बचेगा। तो आगे देखते हैं, धातु के या धातु आयन के डी कक्षक, जो धातु आयन के डी कक्षक में बंध निर्माण के कारण केवल चक्रण क्वांटम संख्या, केवल क्या बचती है, चक्रण क्वांटम संख्या। कक्षीय कोणीय चुंबकीय आघूर्ण तो समाप्त हो ही जाता है, केवल चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या से आघूर्ण उत्पन्न होता है। कैसे, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, इसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या कहेंगे, और इसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इसको 10 मिनट बाद ये क्लास बंद हो जाएगी, दोबारा लिंक पे जाके दोबारा 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लेना। तो इसे क्या कहेंगे हम, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इसको हम प्रदर्शित काहे से करते हैं, म्यू एस से, इसे म्यू एस से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एस बराबर रूट n प्लस 2। ये हो गया हमारा, पहला तो हो गया प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण, और क्या हो गया दूसरा, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। हम पढ़ ही रहे हैं प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण में संबंध। तो यहाँ पे अतः ऊपर का मिटा रहा हूं, अतः प्रयोग द्वारा किसी परमाणु के प्रभावी और क्या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण में निम्न संबंध होता है। प्रयोग द्वारा किसी परमाणु के प्रभावी व चक्रण चुंबकीय आघूर्ण में निम्न संबंध होता है। देखो क्या संबंध होता है दोनों में, प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण बराबर चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कोष्टक 1 माइनस एल्फा लैम्डा बटे डेल नॉट, ये होता है इनमें संबंध। जहां पे एल्फा और लैम्डा क्या है, स्थिरांक है। जो लैम्डा है इसको बोलते हैं हम चक्रण कक्षक युग्मन स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्रण कक्षक युग्मन स्थिरांक इसको बोला जाता है। जहां एल्फा व लैम्डा स्थिरांक है और जो एल्फा का मान है
वह धातु का जो विन्यास होता है उस पर निर्भर करता है। लिख लो साथ में, तथा एल्फा का मान धातु के विन्यास पर निर्भर करता है, विन्यास पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब देखो यहाँ पे एसएल जो एलएस युग्मन के कारण इनमें देखो, अगर यहाँ पे धातु का विन्यास क्या हो, D1, D2, D3 या D4, यहाँ पे विन्यास हो, यानी कि धातु का निम्न विन्यास हो, धातु का निम्न विन्यास होगा, तो निम्न विन्यास के लिए जो लेमडा का मान है, लेमडा का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। और उच्च विन्यास के लिए जैसे D6, D7, D8 और D9, तो इसके लिए जो लेमडा का मान है, लेमडा का मान वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। निम्न के लिए तो धनात्मक और उच्च के लिए ऋणात्मक मान होता है। तो यहाँ पे जो निम्न के लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान है D1, D2, D3, D4, इनके लिए चुंबकीय युग्मन या चुंबकीय आघूर्ण का जो युग्मन होता है उसका मान क्या होगा, कम होगा। और D6, D7, D8 के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो क्या होता है, उच्च प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक का उतारो एक सारा। तो ये हमारी यूनिट सेकंड थी जिसके दो पार्ट थे हमारे। पहला था संकुल यौगिकों में धातु लिगेंड बंध, और उसके बाद ये सेकंड चैप्टर था हमारा संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण, जिसमें हमने सबसे पहले उनके प्रकार पढ़े, 5 प्रकार के जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो पढ़े हमने। उसके बाद हमने पढ़ा प्रचक्रण मात्र सूत्र, उसके बाद हमने पढ़ा रसल सारंश युग्मन पढ़ा, और उसमें सारी चीजें चुंबकीय आघूर्ण का मान किस प्रकार से परिकलित किया जाता है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, कोणीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय जो होता है, सब चीजें हमने यहाँ पे उसमें देखी। ये दोनों चैप्टर खत्म और तो यूनिट भी समाप्त होगी हमारी सेकंड। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद यूनिट थर्ड कार्बधात्विक यौगिक। कितनी देर में खत्म होगी मीटिंग? हाँ, 2-5 मिनट। तो ठीक है, ये होगी हमारी यूनिट सेकंड समाप्त। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद यूनिट फोर्थ कार्बधात्विक यौगिक। किसे कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक? यूनिट 4 कार्बधात्विक यौगिक। हाँ, तो किसे कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक? देखो क्या होते हैं कार्बधात्विक यौगिक, वे यौगिक जिनमें जो एल्किल समूह का कार्बन है, एल्किल समूह का कार्बन किससे जुड़ा हो, सीधा किससे जुड़ा हुआ हो, धातु परमाणु से जुड़ा हुआ हो। जैसे एल्किल समूह और एल्किल समूह का जो कार्बन होगा, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम धातु, तो मैग्नीशियम धातु से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से धातु होगी हमारी जिंक, और एल्किल समूह का कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे हमारे क्या हो गए, कार्बधात्विक यौगिक। ये एल्किल समूह इससे क्या जुड़ा है, जैसे लिथियम जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया हमारे कार्बधात्विक यौगिक। यहाँ पे जो एल्किल समूह का कार्बन है, एल्किल समूह का कार्बन सीधा किससे जुड़ा हुआ हो, जो धातु परमाणु होता है उसके से ये संयोजित रहता है, जुड़ा रहता है, वे क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। यानी कि वे यौगिक जिनमें एल्किल समूह का
कार्बन सीधा धातु परमाणु से संयोजित रहता है, कार्बधातुक यौगिक कहलाते हैं। यानी कि वे यौगिक जिनमें एल्किल समूह का कार्बन सीधे धातु परमाणु से जुड़ा हो, से संयोजित हो। क्या कहलाएंगे? कार्बधातुक यौगिक। कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एल्किल समूह किससे जुड़ा हुआ है? धातु परमाणु से, मैग्नीशियम से सीधा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे इसको अलग बना के देखे तो CH3CH2, ये Mg हो गया, और ये X, ये ग्रीन्यार अभिकर्मक हमारा। यहाँ पे कार्बन जो है सीधा किससे? धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इनको हम क्या कहते हैं? कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। तो देखो, कार्बधातुक यौगिक किसे कहेंगे? कार्बधातुक यौगिक वे यौगिक जिनमें एल्किल समूह का जो कार्बन है वह सीधे किससे जुड़ा हुआ हो? धातु परमाणु से जुड़ा हुआ हो, वह क्या कहलाते हैं? हमारे कार्बधातुक यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे पहला उदाहरण है हमारा ग्रीन्यार अभिकर्मक का, ग्रीन्यार अभिकर्मक। जैसे यहाँ पे एल्किल समूह, जैसे लेते हैं तो यहाँ पे जैसे CH3 ये हो गया हमारा मेथिल, और ये मैग्नीशियम, और ये हेलाइड। यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन सीधा किससे जुड़ा हुआ है? मैग्नीशियम से। देखो यहाँ पे किस प्रकार से कार्बन, और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2, और एक है 3, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? सीधा मैग्नीशियम से कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ऐसे वे यौगिक जिनमें जो एल्किल समूह का एक कार्बन है, एल्किल समूह का डाई एल्किल जिंक, एल्किल लिथियम, इसको कौन सा अभिकर्मक बोलते हैं? डाई एल्किल जिंक को कौन सा अभिकर्मक होता है हमारा? फ्रैंक। तो देखो, हम बात कर रहे थे कार्बधातुक यौगिक की, किसे कहेंगे? कार्बधातुक यौगिक वे यौगिक जिनमें एल्किल समूह का जो कार्बन है वह सीधे किससे जुड़ा हुआ हो? एल्किल समूह का कार्बन सीधे धातु परमाणु से संयोजित रहता है, उनको हम क्या कहते हैं? कार्बधातुक यौगिक। यहाँ पे कुछ उदाहरण देखे हमने, जैसे पहला है हमारा ग्रीन्यार अभिकर्मक। ग्रीन्यार अभिकर्मक में जो एल्किल समूह का कार्बन है सीधा मैग्नीशियम धातु परमाणु से जुड़ा रहता है, ये हो गया हमारा कार्बधातुक यौगिक। उसके बाद दूसरा है हमारा डाई एल्किल जिंक, जिसको हम फ्रैंकलैंड अभिकर्मक भी बोलते हैं, अभिकर्मक भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी जो एल्किल समूह है वह सीधा कार्बन है, वो किससे जुड़ा हुआ है? जिंक धातु से जुड़ा हुआ है। लिथियम में भी देखो, यहाँ एल्किल लिथियम जो उसमें भी जो एल्किल समूह का कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह का कार्बन लिथियम धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारे कार्बधातुक यौगिक, यानी कि इनमें क्या रहता है? जो एल्किल समूह का कार्बन है वो सीधा धातु परमाणु से संयोजित रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। अब काम पढ़ेंगे कार्बधातुक यौगिकों का नामकरण। कार्बधातुक यौगिकों का नामकरण, इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो देखो,
टॉपिक डालो कार्बधात्विक यौगिकों का नामकरण। देखो किसी भी कार्बधातुक यौगिकों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले जो काम किया जाता है वो है एल्किल समूह जो उससे जुड़ा रहता है। तो एल्किल समूह का हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। जैसे हमारे पास कोई यौगिक है, CH3 जिंक CH3। अब हमें इसका नाम लिखना है। तो कार्बधातुक यौगिक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो एल्किल समूह होता है एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है। अब जैसे एल्किल समूह कौन कौन से हो गए, एथिल हो गया, मेथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन सा एल्किल समूह है, मेथिल एल्किल समूह है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मेथिल लिखेंगे, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, एल्किल समूह के नाम के पश्चात हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे जो धातु होती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, धातु का नाम लिखते हैं, धातु का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे होता है CH3Zn, ये क्या हो गया, मेथिल। सबसे पहले क्या किया, एल्किल समूह का नाम, एल्किल समूह कौन सा हो गया हमारा, ये मेथिल हो गया, मेथिल। और तो देखो कार्बधातुक यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे थे, तो इसमें सबसे पहले तो क्या किया जाता है, जो एल्किल समूह होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे CH3Zn ये है। अब हमें इस कार्बधातुक यौगिक का नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एल्किल समूह कौन सा है, एथिल है, मेथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, जो भी यहाँ पे एल्किल समूह है उसका नाम। यहाँ पे CH3 कौन सा है, मेथिल, तो मेथिल लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, धातु का नाम लिखेंगे। तो धातु कौन सी हमारी, जिंक है, ये जिंक हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल जिंक हो गया। इसके बाद अगर हमारे जो एल्किल समूह हो वह एक से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, अगर यौगिक में उपस्थित जो एल्किल समूह समान प्रकृति के, कैसे हो, समान प्रकृति के हो, अगर ज्यादा समान प्रकृति के एक से ज्यादा है तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो तीसरा है समान प्रकृति के जो एल्किल समूह हो एक से क्या हो, ज्यादा हो, यौगिक में उपस्थित समान प्रकृति के एल्किल समूह उपस्थित हो। तो देखो यहाँ पे जैसे थोड़ी देर पहले हमने लिखा था CH3Zn, अब यहाँ पे एक ही था तो इसको तो हमने लिख दिया था मेथिल जिंक। अब यहाँ पे मान लो ये है CH3Zn और ये CH3, क्या हो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले हमने पाचन तंत्र का अध्ययन किया था। हमने पाचन की फिजियोलॉजी पढ़ी, उसमें अवशोषण पढ़ा और जो पाचन पर हार्मोन का नियंत्रण होता है उसके बारे में हमने जानकारी ली। आज उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकारी लेंगे। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो तंत्र कार्य करता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसमें उत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसलिए उत्सर्जित क्रिया के बारे में जानकारी लेते हैं। उत्सर्जन क्रिया देखो, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया
उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। ये नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये होते हैं हमारे अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। उत्सर्जन की क्रिया में केवल उन्हीं पदार्थों को बाहर निकाला जाता है इस उत्सर्जन तंत्र के द्वारा जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ तो बहुत होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मल है, इनको उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकाला नहीं जाता है। उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन की क्रिया में जो पदार्थ बनते हैं वो केवल नाइट्रोजन युक्त होते हैं, इनको बाहर निकालने की हमें शरीर से आवश्यकता होती है क्योंकि हार्मफुल है, अपशिष्ट होते हैं। अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को इससे काफी नुकसान होते हैं। जैसे हम बात करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो पाचन तंत्र में हमने इसके बारे में जानकारी ली थी। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से जल का और CO2 का निर्माण होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं वसा, वसा के ऑक्सीडेशन से मतलब ऑक्सीकरण से जल का और CO2 का निर्माण होता है, ठीक। इसी तरीके से प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से देखो जल, CO2, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल और अन्य नाइट्रोजन पदार्थ बनते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से जल CO2 बना, वसा के ऑक्सीडेशन से जल और CO2 बना, प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से भी जल CO2 बना, लेकिन इसके साथ साथ यूरिया बना, यूरिक एसिड बना, अमोनिया बना। ये क्यों बना? क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, इसलिए ये जो पदार्थ बनते हैं इन्हीं पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये जो CO2 है इसको तो शोषण तंत्र के द्वारा बाहर निकाल देंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे जब हम शोषण तंत्र पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि गैसों का विनिमय कैसे होता है। बात करते हैं ऑक्सीजन कहाँ से, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के दौरान ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मिलाई जाती है, और जब पाचन क्रिया में जितने भी पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये उस ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के दौरान ये बनते हैं। जैसे इससे जल और CO2 बना, इसमें भी जल CO2 बना, इसमें जल CO2 तो बना ही बना, लेकिन इसके बावजूद यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन अन्य पदार्थ भी बने। इन्हीं को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखो ये जो पदार्थ है ये उपापचय क्रिया के दौरान बनते हैं। शरीर के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनके दौरान ये अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब इनमें हम बात करेंगे। यहाँ से ये हमने बता दिया कि CO2 ये तो शोषण के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब बात करेंगे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कैसे होता है। अब बात करेंगे नंबर 1 अमोनिया के बारे में जानकारी लेते हैं। नंबर 1 अमोनिया। ठीक है, देखो अमोनिया को त्यागने के लिए जल की मात्रा अधिक चाहिए हुए है ना। अमोनिया को वही त्याग सकते हैं जो जल का सेवन अधिक करते हैं या जल में रहते हैं। इसके बारे में अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले देखो ना, अमोनिया को त्यागने के लिए जल की मात्रा क्या चाहिए? अधिक चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो, जो अमोनिया होता है जल में घुलनशील होता है सबसे ज्यादा इनमें से, है ना, सर्वाधिक घुलनशील इनमें से, इन तीनों में से, है ना। यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड में से सबसे जो हार्मफुल है, हानिकारक है, कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया का निर्माण कैसे हुआ?
प्रोटीन की विअमिनीकरण या ऑक्सी विअमिनीकरण क्रिया के द्वारा हुआ। फिर हमने अमोनिया के बारे में लिखा कि अमोनिया सबसे ज्यादा हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है, अमोनिया को त्यागने के लिए जल की मात्रा अधिक चाहिए। फिर हमने लिखा अमोनिया जल में सर्वाधिक घुलनशील होता है। ठीक है, अब देखो इसको वही जंतु त्यागेंगे जो जंतु जल में रहते हैं, है ना, जो जल का सेवन अधिक करते हैं, क्योंकि इसको त्यागने के लिए जल की मात्रा क्या चाहिए, अधिक चाहिए। जलीय जंतुओं में प्रमुख उत्सर्ज्य पदार्थ क्या है, अमोनिया है। ठीक है, ये इसके बाद देखो आगे चलो, अमोनिया को त्यागने वाले जंतु अमोनिया उत्सर्जीय अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। इंग्लिश में लिख रहा हूं अमोनियोटेलिक, हिंदी में इसका टर्म है अमोनिया उत्सर्जी। और इसको त्यागने की जो क्रिया है, प्रोसेस, ये कहलाती है अमोनिया उत्सर्जन या अमोनियोटेलिज्म। इसका एग्जाम्पल है जलीय जंतु। ठीक है, अमोनिया सबसे ज्यादा हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ है। इसका निर्माण हमने पढ़ा कैसे हुआ, प्रोटीन की विअमिनीकरण ऑक्सी विअमिनीकरण क्रिया के द्वारा हुआ। सबसे ज्यादा हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है इन तीनों में से। इसको त्यागने के लिए जल की मात्रा अधिक चाहिए इन तीनों में से, है ना। अमोनिया जल में सर्वाधिक घुलनशील है, किसकी अपेक्षा, यूरिया यूरिक एसिड की अपेक्षा। जलीय जंतुओं में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या है, अमोनिया है। फिर हमने पढ़ा आगे देखो, अमोनिया को त्यागने वाले जंतु को क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिक, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिज्म। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। सेकंड है अपने यूरिया। देखो अमोनिया से कम हानिकारक, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है, किसका, अमोनिया का जो निर्माण होता है वो किससे, सॉरी इसका यूरिया का निर्माण किससे होता है, अमोनिया, अमीनो अम्ल आदि से निर्माण। ये जो निर्माण होता है इसका, वो होता है ओर्निथिन चक्र के द्वारा। ओर्निथिन चक्र हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। कहाँ होता है ओर्निथिन चक्र, लीवर के अंदर, यकृत में होता है ना। अमोनिया से जो यूरिया का निर्माण होता है, अमोनिया से यूरिया का जो निर्माण होता है ओर्निथिन चक्र के द्वारा लीवर के अंदर होता है। मतलब यूरिया कहाँ बनता है, हमारे लीवर के अंदर बनता है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अभी मैं इसको चलो एक बार आपको ओर्निथिन चक्र के बारे में एक बार और समझा दूंगा। अभी
डायग्राम बना के, आरेख बना के पहले यूरिया के बारे में जानकारी ले रहे हैं अपन, है ना। फिर देखो आगे, यूरिया को त्यागने के लिए अमोनिया की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता। ठीक है, यूरिया को त्यागने के लिए क्या होगा, अमोनिया की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ेगी। मनुष्य में क्या होता है, अमोनिया बनता तो है विषैला पदार्थ, लेकिन इसको फटाफट से यूरिया में बदल दिया जाता है, क्योंकि अमोनिया को त्यागने के लिए कोई उचित व्यवस्था हमारे शरीर के अंदर नहीं है, और हम इतना जल भी नहीं पीते और ना ही हम जल में रहते हैं ताकि इसको बार बार हम त्याग सके। यूरिया को त्यागने के लिए अमोनिया की अपेक्षा जल की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। इसके बाद देखो, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। फिर नेक्स्ट देखो, त्यागने वाले जंतु यूरियोटेलिक कहलाते हैं, और इसके त्यागने की जो क्रिया है, उत्सर्जन की जो क्रिया है, इसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऑर्निथिन चक्र के बारे में समझाऊंगा आप लोगों को। कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, जहां भी ये शब्द आएगा सिंथेटेज शब्द का अर्थ है निर्माण करने वाला, और किसका निर्माण, जिसके आगे वो शब्द है, यानी कि कार्बामाइल फॉस्फेट का निर्माण होगा। किसके द्वारा होगा, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा होगा, है ना। ये शब्द बहुत काम आएगा आपके आगे। तो जहां भी सिंथेटेज शब्द आ जाए, इसका अर्थ समझना कि इसके आगे जो लिखा हुआ है, आगे जाके उसका क्या होगा, निर्माण होगा, है ना, फॉर्मेशन होगा। तो अब क्या बनेगा, लिख दो, कार्बामाइल फॉस्फेट। क्या बना अपने पास, कार्बामाइल फॉस्फेट बना। ये फॉस्फेट कहां से आया, यहां से फ्री हुआ एटीपी से। जब एडीपी का निर्माण हुआ तो एक फॉस्फेट जो मुक्त हुआ था, वो फॉस्फेट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। कार्बामाइल फॉस्फेट का निर्माण हुआ। अब एक कार्बामाइल फॉस्फेट क्या करेगा, ऑर्निथिन से क्रिया करता है। एक कार्बामाइल फॉस्फेट इस ऑर्निथिन से क्या करेगा, क्रिया करेगा, और किसका निर्माण करेगा, ये सिट्रुलिन का। कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, सिट्रुलिन का निर्माण करता है। इसमें जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। ये लिख दो, ऑर्निथिन फिलिको ट्रांस फिलिको, ये आगे वाला शब्द कार्बामाइलेज। ठीक है, कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन से, ये ऑर्निथिन कहां से आता है, ये ऑर्निथिन लीवर के अंदर होता है ना। ये सारी क्रिया लीवर के अंदर हो रही है। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की उपस्थिति में कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन दोनों क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, सिट्रुलिन का निर्माण करते हैं। अब सिट्रुलिन आगे जाके क्या करता है, ओर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल का निर्माण करता है। ओर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल। अब देखो, सिट्रुलिन से किसका निर्माण हुआ, ओर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो यहां पर जो एंजाइम आएगा, एंजाइम का नाम क्या होगा, ओर्जिनिनो
सक्सिनिक अम्ल सिंथेटेज, केवल शब्द जोड़ना है आपको ना, सिंथेटेज, क्योंकि निर्माण किसका हो रहा है, इसी का हो रहा है, तो इसके पीछे शब्द जोड़ दो, वो क्या बन जाएगा, इसका एंजाइम बन जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे ऑर्जिनिनो सक्सिनिक अम्ल सिंथेटेज। क्या हुआ, खत्म हो गई क्या? सिट्रोलिन के द्वारा ऑर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल का निर्माण हुआ। एंजाइम कौन सा होगा, इसके पीछे क्या लगा देंगे अपन, सिंथेटेज। सिंथेटेज लगते क्या होगा, सिंथेसिस हो गया, निर्माण हो गया, फॉर्मेशन हो गया, किसका हुआ, ऑर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल का हुआ। एक बार वो देखो यहां से शुरू से है ना, कार्बामोइल फॉस्फेट ऑर्निथिन से क्रिया करके क्या बनाता है, सिट्रोलिन बनाता है। इसका एंजाइम क्या है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज, ठीक है। इसके बाद क्या बना, सिट्रोलिन। अब सिट्रोलिन से किसका निर्माण होता है, ऑर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल का। तो जब भी किसी का निर्माण होता है, अगर आपको एंजाइम याद नहीं रहे तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे सिंथेटेज लगा देते हैं, यानी कि क्या बनेगा, ऑर्जिनो सक्सिनिक अम्ल सिंथेटेज एंजाइम, इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ, ऑर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल का निर्माण हुआ। अब ये आगे जाके क्या बनाएगा, ऑर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड बनाएगा ये आगे जाके, है ना। ऑर्जिनिन, और यहाँ क्या है, जैसे इसमें यहाँ पर एक एस्पार्टिक एसिड भी काम आता है इस जगह पर अपना इसमें कोई रोल नहीं है अभी। फ्यूमेरिक एसिड, यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड भी काम आता है, पर इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है ना। ऑर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल क्या बना, ऑर्जिनिन फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। ये किससे बना, ऑर्जिनिन सक्सिनिक अम्ल से बना। अब इसका एंजाइम क्या होगा बताओ, कुछ भी नहीं करना, क्या अपन को क्या लिखना है, सिंथेटेज, ऑर्जिनिनो फ्यूमेरिक सिंथेटेज एंजाइम लिख दो, ऑर्जिनिनो फ्यूमेरिक सिंथेटेज। ये लिख दो अम्ल ना, ऑर्जिनिनो फ्यूमेरिक अम्ल सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा किसका निर्माण हुआ, ऑर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड। अब यहाँ पर क्या करता है, ऑर्जिनिन ऑर्निथिन का निर्माण करता है, और एंजाइम होगा अपने पास ऑर्जिनिनेज। ऑर्जिनिनेज एंजाइम के द्वारा ऑर्निथिन का निर्माण हुआ। ये सारा के सारा जो चक्र है, इस चक्र को अपन बोलते हैं ऑर्निथिन चक्र। क्या नाम है इसका, ऑर्निथिन चक्र। ये कहाँ बनता है, मनुष्य के शरीर के अंदर, जो कि आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट में था। तो आज मैंने दोबारा रिपीट किया आपको समझने के लिए, क्योंकि भूल गए होंगे, 3 साल हो गया है ना। यूरिया के मतलब अपने लीवर के अंदर जो यूरिया का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, ठीक है, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले रहे हो, यूरिक अम्ल सबसे कम हानिकारक उत्सर्ज्य पदार्थ है। जल में कम घुलनशील होता है, इसलिए इसको द्रव्यदार या अर्ध ठोस अवस्था में इसका त्याग होता है, ठीक है। इसको त्यागने के लिए जल की कम आवश्यकता होती है, इसको त्यागने के लिए जल की कम आवश्यकता। इसको त्यागने वाले जंतु यूरिकोटेलिक कहलाते हैं।
और इसको त्यागने की जो क्रिया है यूरिकोटेलिज्म कहलाती है। ठीक है, इसको त्यागने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक, और त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है? यूरिकोटेलिज्म कहलाती है ना। आगे चलो, इसको कौन त्यागेगा? जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं, एविस पक्षी जो वर्ग है ना। एग्जाम्पल क्या है इसके? एविस मतलब पक्षी वर्ग, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, है ना, ये इसका त्याग करते हैं। ठीक है, यूरिक अम्ल का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। अब देखो ये यूरिक एसिड का निर्माण कैसे होता है भाई, है ना। इन जंतुओं के अंदर क्या होता है? प्यूरिन होता है, प्यूरिन। एडिनिन, ग्वानिन, प्यूरिन होते हैं ना उनके, इनके उपापचय से क्या बनता है? उपापचय से यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये यूरिक अम्ल बना कैसे? ये जो प्यूरिन है इसका विअम्लीकरण होता है ना। प्यूरिन के विअम्लीकरण से हाइपोजेंथिन और जेंथिन बनता है। प्यूरिन के विअम्लीकरण से क्या बनता है? हाइपोजेंथिन और जेंथिन बनता है। ये बनता है लीवर में। जैसे हम बात करते हैं अपने बीएससी थर्ड ईयर की जो फर्स्ट बुक है कोडेट, उसमें कबूतर का अध्ययन दे रखा है। उसी कबूतर के लीवर में हाइपोजेंथिन बनता है ना, जेंथिन हाइपोजेंथिन। फिर होता है इसका ऑक्सीकरण। इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण, जिससे क्या बनता है? यूरिक अम्ल। और ये यूरिक अम्ल बनता है वृक्क के अंदर। और हम जानते हैं कि पक्षियों में क्या होता है? मूत्राशय से एब्सेंट होता है, इसलिए बिन मौसम बरसात करते हैं ये। चलो, यूरिक अम्ल सबसे कम हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ, जल में कम घुलनशील, रवेदार या अर्धठोस अवस्था में इसका त्याग होता है। त्यागने के लिए क्या होता है? जल की कम आवश्यकता होती है। किनकी अपेक्षा? यूरिया और अमोनिया की अपेक्षा। त्यागने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक। और ये त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है? यूरिकोटेलिज्म कहलाती है। फिर आगे चलेंगे हम, इनको कौन, इनका त्याग कौन करेगा? या तो एविस या सरीसृप या ऐसे जंतु जो पानी बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, है ना। फिर आगे चलो, ये बना कैसे? तो ये बनता है प्यूरिन के उपापचय से। कैसे बना प्यूरिन के उपापचय से भाई? तो प्यूरिन से क्या होता है? विअम्लीकरण के द्वारा क्या बनते हैं? हाइपोजेंथिन और जेंथिन बनते हैं। और हाइपोजेंथिन और जेंथिन का बनते हैं? लीवर के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका ऑक्सीकरण होता है। कहां पर होता है ये होता है किडनी में, वृक्क के अंदर, जिससे क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है ना। तो ये हमने यूरिक अम्ल के बारे में जानकारी ले ली। हमारा मेन टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हम पढ़ रहे हैं अभी उत्सर्जन क्रिया। और उत्सर्जन क्रिया में हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है उत्सर्जन क्रिया, जिसमें हमने इंपोर्टेंट नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पढ़े, अमोनिया पढ़ा, उसके बारे में जानकारी ली, इसका त्याग कौन करता है, निर्माण कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा यूरिया, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आज यूरिक अम्ल के बारे में, और हम आगे पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो जी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेमल्स फिजियोलॉजी, इसलिए हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। ये भी मेमल्स का ही पढ़ेंगे, है ना। अपनी दोनों किडनियों में अंतर होता है भैया ना, अभी देखेंगे कैसे होता है।
इधर का जो भाग है ये होता है लेफ्ट, इधर का भाग होता है राइट, है ना, ये राइट वाला है और ये वाला डिपार्टमेंट है लेफ्ट। ये वृक्क, ये वृक्क की सिरा, एक वृक्क की धमनी होती है इनमें, ये एक वृक्क की सिरा एक वृक्क की धमनी, एक वृक्क की सिरा और एक वृक्क की धमनी ऐसे होते हैं ना। ये होता है इसका एडिनल ग्रंथि, अधिवर्का ग्रंथि इसको अपन हिंदी में कहते हैं। ये मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय, ऐसे तो ये तिकोना होता है और मूत्र स्टोरेज के बाद चौकोर हो जाता है, और ये मूत्र मार्ग। अब देखो इस चित्र में आपको दिख रहा होगा एक किडनी थोड़ा सा नीचे, एक किडनी थोड़ा सा ऊपर है, दिख रहा है ऐसा? इधर वाली किडनी थोड़ी नीचे और इधर वाली थोड़ी सी ऊपर है, और दोनों के आकार में भी अंतर है ना, तो ये अंतर रहता है सबकी किडनियों के अंदर। बस ये नीचे ऊपर कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीवर आ जाता है ना। लीवर आने की वजह से जो दाएं वाली किडनी है थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। कितना नीचे होती है? 2 सेंटीमीटर नीचे होती है ना। यहाँ हम बोल सकते हैं कि दाएं किडनी से बाएं किडनी 2 सेंटीमीटर ऊपर होती है। आगे चलो, ये उत्सर्जन तंत्र का निर्माण किससे हो रहा है? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इसमें एडिनल ग्रंथि, वृक्क के शिरा और इनका कोई रोल नहीं होता है ना। वैसे हालांकि अपने इसके बारे में कोई रोल नहीं है अपना, ये अपने एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा उत्सर्जन तंत्र, लेकिन अपन जब वृक्क के बारे में पढ़ेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि एक दूसरे से कनेक्ट कैसे है ना। तो ये वृक्क है, इसमें वृक्क के धमनी, वृक्क के शिरा आकर खुलती है, इसी के ऊपर एडिनल ग्रंथि होती है, और ये वृक्क मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में खुलता है। और मूत्राशय कहाँ खुलता है? मूत्र मार्ग में खुलता है। एक सामान्य सा है, आपको चित्र में देखकर पता लग रहा होगा। वृक्क कैसा होता है? सेम के बीच के आकार का होता है वृक्क। इस वृक्क की संरचना का अध्ययन करेंगे हम, यही बना देता हूँ मैं तो इस तरह की, इधर का दिख जाएगा ना, इसको भी पढ़ना पड़ोगे, फ्री करता हूँ मैं तो। यार एक इमेज इंक भर दो यार, एक में भर दो। देखो इस वृक्क का चित्र बना रहा हूं मैं इधर, है ना।
देखो वृक्क का जब हम एलएस लेते हैं, एलएस मतलब होता है अनुदैर्ध्य काट, ऐसे खड़ा काट लेते हैं हम जब इस किडनी का, तो ये हमें अंदर से देखने पर एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये जो उभरा हुआ भाग है पूरा, ये उभरा हुआ भाग कहलाता है मध्यांश मेडुला, और ये अंदर का जो परिधीय भाग है ये कहलाता है कॉर्टेक्स बल्कुट। यहाँ पर एक खांच होती है, उस खांच को हाइलम हाइलस कहते हैं। यहाँ पर इस जगह पर एक खांच होती है ना, यहाँ से इस खांच के द्वारा ही दो भागों में बटा होता है, अंदर की तरफ गर्त होता है ना। इसको मिटा देता हूं मैं। ये वाला भाग जो कहलाता है, ये कहलाता है वृक्कीय श्रोणी, इसको कहते हैं पेल्विस, और ये है मूत्रवाहिनी। वृक्क दोहरे आवरण से घिरा रहता है, इसलिए इसका जो बाहर वाला आवरण है इसको हम बोलेंगे वृक्कीय संपुट। इसका ये पूरा अंदर का भाग मध्यांश, ये जो बाहर का भाग है इसको मैं लिख देता हूं बल्कुट कॉर्टेक्स। ठीक है, देखो यहां पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसका नाम है लघु कलश। आगे जाके जिसमें खुलता है उसको बोलते हैं अपन दीर्घ कलश। ये है अपने पिरामिड्स है ना, ये है नेफ्रॉन, और ये अंदर जो एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी दसी हुई सी अंदर की तरफ, ये जा रहा ना, ये यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, इसका नाम है बर्टिनी के वृक्कीय स्तंभ। उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं हम। उत्सर्जन तंत्र में यह वृक्क की संरचना है, वृक्क की आंतरिक संरचना, जिसमें वृक्क का एलएस लिया जाता है। वृक्क कैसा होता है? वृक्क होता है सेम के बीच के आकार का, ठीक है, गहरे लाल रंग का, लाल थोड़ा सा कत्ते कत्ते से होता है, ठीक है। सेम के बीच के आँखा उपस्थित होता है, अपने जो कशेरुक दंड है के दोनों ओर और डायाफ्राम के नीचे, डायाफ्राम के नीचे, ठीक है। यहां पर उदर गुहा में है ना, उदर गुहा में है ना, इस तरफ, यहाँ नीचे इस तरफ होंगे है ना, अंदर की तरफ होंगे है ना, मेसोडर्म से इनका निर्माण होता है। तो ये वृक्क की स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, वृक्क दोहरे आवरण से घिरा रहता है। बाहर वाला जो आवरण है, ये बाहर वाला आवरण क्या कहलाता है? वृक्कीय संपुट। इसका एलएस लेने पर हमें इसके दो स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। ये बीच का उभरा हुआ जो भाग है, ये बीच का उभरा हुआ भाग कहलाता है मेडुला मध्यांश, और जो परिधि का भाग है कहलाता है वल्कुट या कॉर्टेक्स। इस मध्यांश वाले भाग में लघु कलश और दीर्घ कलश मतलब माइनर कैलिसेस एंड मेजर कैलिसेस प्रेजेंट होते हैं। माइनर और मेजर कैलिसेस से पिरामिड्स जुड़ते हैं, और इन पिरामिड्स से नेफ्रॉन्स लगे रहते हैं ना। ये नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स होता है इस वृक्क की कार्यात्मक इकाई, क्रिया करने वाली इकाई है ना। इसमें क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है नेफ्रॉन के अंदर, और प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। यानी कि जब मनुष्य के अंदर जब दो वृक्क होते हैं या दो किडनी होती है, दोनों को मिलाकर कितने नेफ्रॉन्स हुए? 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और इन्हीं नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। ये कोर्टेक्स भाग इस मेडुला वाले भाग में अंदर की तरफ दसा रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बर्टनी के वृक्क के स्तंभ। ठीक है, यहाँ पर बर्टनी नामक वैज्ञानिक पर इसका नाम रखा गया है, इसलिए इसको कहा गया बर्टनी के वृक्क के स्तंभ। ये लघु कलश माइनर कलश जहां पर आकर मिलते हैं, उस वाले भाग को हम कहते हैं पेल्विस वृक्कीय श्रोणी। आगे जाके ये मूत्रवाहिनी में खुलती है, और प्रत्येक मूत्रवाहिनी जैसा कि हमें दिख रहा है मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय कैसा होता है? तिकोना होता है, लेकिन मूत्र के स्टोरेज के बाद ये चौकोर हो जाता है। इसमें लगभग 800 से 900 ml मतलब मिलीलीटर, या हम बोल सकते हैं 1 लीटर तक मूत्र स्टोरेज की क्षमता होती है, और मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और ये आज यही चैप्टर अपना खत्म होता है। इसके बाद हम आगे जानकारी लेंगे। इसमें नेफ्रॉन के द्वारा मूत्र का निर्माण इंपोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
और एक आता है मुतका प्रतिवर्त, है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।